लास्ट क्लास में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर का पैरेललोग्राम वाला रूल देखा था, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसका पैरेललोग्राम रूल देखा था हमने, है ना। फॉर्मूला आया था, दो वेक्टर्स का एडिशन करना है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो फॉर्मूला क्या आया था, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे, ए वेक्टर के साथ डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फा का फॉर्मूला आया था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। समझ में आया। ऑल्दो ये वाला फॉर्मूला हम इतना यूज नहीं करेंगे, मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा डायरेक्शन निकालने के, ठीक है। सो एक फॉर्मूला आपको जो अच्छे से याद रखना है वो तो ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डायरेक्शन निकालने के मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा, फिर भी जरूरत पड़े तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समझ में आया क्या। करें स्टार्ट इसके आगे। हाँ, सो क्वेश्चंस करेंगे हमें, फॉर्मूले तो आगे सब्सट्रैक्शन करने, सब्ट्रैक्शन वाला भी मैंने आपको समझाया था कैसे करना है, कोई अलग से रूल नहीं है उसका, एडिशन वाला मेथड ही लगाना है। a प्लस बी है तो a माइनस बी कैसे करेंगे, b को उल्टा कर दो और a में माइनस बी को ऐड कर दो। तो a में माइनस बी को ऐड करोगे तो जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड वाला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसमें a और b तो क्या होता है, a और b तो क्या होता है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में a और b, यहाँ पर a और b ये तो मैग्नीट्यूड ही होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस होता है, b का जो मैग्नीट्यूड है माइनस b का भी वही मैग्नीट्यूड है। समझ में आया क्या। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है माइनस बी वेक्टर का भी वही मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा अलग अलग सेपरेट करके समझो, मैग्नीट्यूड अलग चीज है, डायरेक्शन अलग चीज है। बी वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, डायरेक्शन अपोजिट हुई है। समझ में आया क्या। ये एक एरो को मैंने इसकी जगह ऐसे घुमा दिया, 180 डिग्री से घुमा दिया, मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, एरो को रोटेट करने से मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, नो सर, नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। तो बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में ओनली डायरेक्शन का ही डिफरेंस है, इसलिए माइनस बी बोल रहे हैं। समझ में आया क्या। तो जब हम a प्लस ऑफ माइनस बी, जब हम सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तब भी यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ही पुट करते हैं, ये पॉजिटिव में ही पुट करते हैं सब जगह। समझ में आया क्या। ऐसा नहीं a माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू माइनस पुट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। समझ में आया। यस अरे वो मैग्नीट्यूड है, यस वो क्या है, चाहो तो फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस 2 मोड, मोड लगाने से और क्लियर हो जाता है कि ये मैग्नीट्यूड है। जिसके भी आगे इसे मोड लगा हुआ है मतलब वो हमेशा प्लस में ही होगा, कोस 180 माइनस थीटा। समझ में आया क्या। ये सब्ट्रैक्शन का आंसर आता है a माइनस बी का। देखो हर जगह प्लस ही तो है, ओनली क्या चेंज किया है जिससे आंसर अलग आएगा, कहां पर चेंज हुआ है जिससे आंसर अलग आएगा, एंगल में, एंगल में चेंज हुआ है ना। a प्लस बी वाला एंगल था थीटा और a माइनस बी वाला एंगल है 180 माइनस थीटा। एंगल वही रखना है जो जिस वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं। मैं a में माइनस बी को ऐड कर रहा हूँ, a वेक्टर में माइनस बी को ऐड कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल पुट करेंगे 180 माइनस थीटा वाला। समझ में आया। यस सर, आया समझ में। बाकी मैग्नीट्यूड वही रहेगा सेम टू सेम। समझ में आया क्या। हाँ आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो एक ये पॉइंट मास है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, या फिर दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लेते हैं। एक लग रहा है 20 न्यूटन और एक लग रहा है 30 न्यूटन एट एंगल 60 डिग्री। समझ में आया क्या। हमसे पूछा फाइंड एफ नेट, फाइंड एफ नेट।
फाइंड नेट फोर्स। कैसे निकालेंगे एफ नेट? इनसे पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, और ये रिजल्टेंट आएगा एफ नेट का, ये आएगा ना रिजल्टेंट। तो एक क्वेश्चन में कर देता हूँ। तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड, एफ नेट में दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा, समझ में आया? और एक क्या होगी? डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये मुझसे पूछा, ये पूछा है वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो ये होगा एफ नेट, इसकी जगह में क्या लिखूंगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस नेट फोर्स, मतलब एडिशन करना है, समझ में आया क्या? नेट फोर्स मतलब क्या करना है? एडिशन, ठीक है। सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला लग जाएगा ना। ए और बी की जगह F1 F2 है यहाँ पर, समझ में आया? हाँ, Yes. तो F1 कितना है? 20 का स्क्वायर 400, F2 कितना है? 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 30 इंटू cos 60। एंगल कितना है? cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। cos 60 कितना होता है? 1/2. 1/2। समझ में आया क्या? हाँ हाँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? 1300 प्लस ये कितना है? 30 इंटू 600, 1900 आएगा रूट में। समझ में आया? न्यूटन। ये तो आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, समझ में आया? अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है टेन अल्फा इज इक्वल टू ए के साथ, अगर ये ए वेक्टर है, ये F1 है, इसको मैंने नाम दे दिया F1, और ये है F2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? F1 के साथ मुझे डायरेक्शन बतानी, ये एंगल बताना है अल्फा, तो होगा F2 साइन थीटा, है ना, अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा। समझ में आया क्या? फॉर्मूला समझ में आया कैसे लिखा मैंने? हाँ, Yes, sir. चाहो तो तुम पूरा प्रोसेस से भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे करोगे? मैंने बताया था ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, समझ में आया क्या? ये क्या है? ये F2 है, ये थीटा है, तो ये होगा F2 साइन थीटा, और यहां से आता है कि F1 है, और ये होगा F2 cos थीटा, तो वही बनेगा परपेंडिकुलर F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो आपको पूरा कंसेप्ट वाइज भी आना चाहिए सोल्व करना, ठीक है। सो F2 कितना? 30 साइन 60, अभी मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा, ठीक है, यहीं तक ही कर दूंगा। F1 कितना है? 20 प्लस F2 कितना है? 30 cos 60, साइन 60 और cos 60 की वैल्यू पुट करो, है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आंसर है इसका, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स, और इसकी वैल्यू सोल्व कर लो जो भी आएगी, ये आंसर है इसका, यहीं तक ही सोल्व करना है बस। समझ में आया? टेन इनवर्स इधर, टेन एंगल की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स। आया समझ में? हाँ, Yes, sir. एक और क्वेश्चन सोल्व करो। ये एक पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट मास है, पार्टिकल है, समझ लो। इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक 50 न्यूटन इधर और एक 50 न्यूटन ऐसे, और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। फाइंड एफ नेट।
फाइंड एफ नेट, नेट फोर्स। एफ नेट का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स। ये वो फोर्स होता है कि इन दोनों को हटा के मैं अकेला एक फोर्स लगाऊं तो उसका इफेक्ट भी इन दोनों के जैसा आना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि मान लो एक पार्टिकल पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उन दोनों का, उन सभी का जो रिजल्ट, जो इफेक्ट आ रहा है, फोर्स का क्या आता है इफेक्ट, उतना ही इफेक्ट का मैं अगर एक सिंगल फोर्स लगाऊं तो कितना लगाऊं और किस डायरेक्शन में लगाऊं, दैट इज नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आया सबको? Yes, sir. सो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते कि 30 + 20 50 न्यूटन हो जाएगा। डायरेक्शन के साथ वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। समझ में आया? Yes, sir. आ गया आंसर? कितना आंसर आया? चलो देखो, एफ नेट का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं पहले। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। तो f1 स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 प्लस ये 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 2f1 f2, तो 2 इंटू 50 इंटू 50 इंटू cos 120। cos 120 कितना होता है? -0.5. हाँ, -1/2। तो इसकी जगह में डायरेक्ट cos 120 की जगह में या -1/2 कर दूं, एक स्टेप कम हो जाएगी मेरी, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, cos 120 डिग्री होता है -1/2। निकालना आता है ना सबको एसटीसी रूल से? हाँ, Yes, sir. तो ये माइनस आ गया, तो माइनस ये -2000 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो Yes, sir. आंसर आया √2500, मतलब 50 न्यूटन आया। ये नहीं आया क्या किसी का? तुमने आंसर नहीं दिया इतनी देर तक भी, यही आया होगा आंसर कि Yes, नहीं sir. आया? Yes, हाँ, sir. तो ये एक स्पेशल केस है। मैंने क्यों कराया क्वेश्चन, तुम्हें समझना चाहिए इसको, कि दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर वो 120 डिग्री पर लग रहे हैं, कितने डिग्री पर? 120. तो उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये स्पेशल केस है, याद रखना। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड x such that their resultant is also equal to one of them, means equal to both of them। तो कितने एंगल पर ऐसा होता है? 120 डिग्री। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन डायरेक्ट बता सकते हैं क्या? अगर मैं इसको इससे मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, तो ये वाला वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर, देखो तीनों की लेंथ सेम दिख रही है तुम्हें, डायग्राम में भी सेम दिख रही है तीनों की लेंथ। ये 50, ये 50, ये भी 50, लेंथ सेम दिख रही है ना? Yes, sir. समझ में आया क्या? ये एंगल, ये डायरेक्शन बतानी है मैं, ये 60 डिग्री आएगा, डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे डायरेक्ट बता सकते हैं? अरे दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट एकदम बीच में से पास होगा। कहां से पास होगा? Center. सेंटर से पास होगा ना। 120 डिग्री अगर उनके बीच का एंगल है तो 60 डिग्री 60 डिग्री दोनों के बीच में से जाएगा। समझ में Yes, आया sir. क्या? आया समझ में? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डायरेक्शन 60 डिग्री आ जाएगा। चाहो तो फॉर्मूले में पुट कर लो, यही आंसर आएगा। बट इतना कॉमन सेंस हम सब में, इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट आएगा θ/2 पर। समझ में आया? Yes, sir.
लिख लिया? देन एक और क्वेश्चन करते हैं। ए कार इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। एक कार नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है एट 10 मीटर पर सेकंड, टेक्स ए टर्न टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ टर्न लेती है एंड मेंटेनिंग सेम स्पीड, मेंटेनिंग द सेम स्पीड, find the change in velocity of car। हमें वेलोसिटी में कितना चेंज आया कार का। चेंज इन वेलोसिटी, कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज जब निकालना होता है तो हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है? डायरेक्शन। हाँ, बताओ कितना होगा? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो समझो। सबसे पहले कि ए कार इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो कार का इनिशियल कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। तो कार का मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ किधर है। हम टॉप से देख रहे हैं, ये हम जिस प्लेन में लिख रहे हैं वो ग्राउंड समझ लो। ग्राउंड को हम टॉप से देख रहे हैं, एरोप्लेन से देख रहे हैं, ऐसे समझ लो। कहाँ से देख रहे हैं? अर्थ को एरोप्लेन से देख रहे हैं, ऐसे समझो। समझ में आया कि ऐसे इमेजिन करो। तो कार जाते हुए दिख रही है हमें, कार जाते हुए दिख रही है क्या? एरोप्लेन से देख रहे हैं तो किधर जाते हुए दिख रही है? नॉर्थ में। ये नॉर्थ होता है, समझ में आया? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। तो कार मुझे इधर जाते हुए दिख रही है, फिर थोड़ी देर बाद उसने वेस्ट में टर्न लिया, ऐसे। समझ में आया? ये कहाँ से देख रहा हूँ मैं? किसी पैराशूट से देख रहा हूँ, या एरोप्लेन से देख रहा हूँ, या ट्री से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, मतलब ग्राउंड में। ये टॉप टॉप व्यू है। ये कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। समझ में आया? तो कार पहले इधर जा रही थी, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। समझ में आया? ये मैग्नीट्यूड है। इसको मैं बोल देता हूँ वी इनिशियल। इस वेक्टर को क्या बोल दिया मैंने? वी इनिशियल। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर था ना, चाहो तो तुम ए वेक्टर बोल दो, नाम देना है, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद ये कार ने वेस्ट में टर्न किया, तो इधर वेस्ट है। मैग्नीट्यूड उतना ही है, 10 मीटर पर सेकंड। इसको मैंने बोला वी फाइनल। समझ में आया क्या? इसको क्या बोला मैंने? वी फाइनल। मुझसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल हम शॉर्ट में इतना बड़ा क्यों लिखूं मैं? चेंज इन वेलोसिटी ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा डेल्टा वी, छोटा सा। इसका मीनिंग भी वही है। डेल्टा मतलब चेंज, वी मतलब वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? शॉर्ट में लिखा है मैंने। ये होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब क्या मैं इसको ऐसे मुझे माइनस करना है दो वेक्टर्स को, तो मुझे उसको एडिशन वाला तरीका ही यूज करना आता है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर। समझ में आया क्या? अब मुझे किस में क्या ऐड करना है? मुझे वी फाइनल वाले वेक्टर में ये वाला वेक्टर ऐड करना है। तो वी फाइनल वेक्टर किधर है? वी फाइनल वेक्टर इधर है, ये वी फाइनल है। इसका मैग्नीट्यूड है 10। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। वी इनिशियल वेक्टर है ऊपर, ये वी इनिशियल वेक्टर है ऊपर की तरफ। इसको मैं ऐसे शिफ्ट करके ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ ना ऊपर, कहीं भी ले जा सकता हूँ ना इसको। तो
अरे इसकी टेल को मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना ऊपर, तो ये ऊपर ही आएगा ना ऐसे, समझ में आया, नॉर्थ की तरफ, ऊपर मतलब हवा में नहीं, ऊपर नहीं जा रहा है, समझ में आया क्या, नॉर्थ की तरफ है, तो माइनस वी इनिशियल किधर होगा, साउथ की इसके तरफ। अपोजिट, ऐसे साउथ की तरफ। अगर वी इनिशियल नॉर्थ की तरफ है तो उसका उल्टा माइनस वी इनिशियल, ये साउथ की तरफ होगा ना, ये नॉर्थ, सॉरी ये वेस्ट, ये तो वेस्ट है, इधर साउथ है, समझ में आया, और इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो साउथ वेस्ट में आएगा या नॉर्थ वेस्ट में, किस में आ रहा है बताओ रिजल्टेंट, साउथ में। किस, साउथ वेस्ट में आ रहा है इसका, तो ये इसका रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट जो हमसे पूछा है, यही तो पूछा है हमसे। इनके बीच में एंगल कितना है, ये एंगल 90 है, नॉर्थ और वेस्ट में एंगल 90 होता है, तो साउथ और वेस्ट में भी एंगल 90 होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस ये भी 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कोस 90, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 100 प्लस 100, समझ में आया क्या, वो तो प्लस 0 हो गया ना, तो ये रूट 200 मतलब 10, 100 का रूट 10 बचा अंडर 2, तो 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया इसका, ये इसका मैग्नीट्यूड आया डेल्टा वी का, 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, 10 रूट 2, समझ में आया क्या, Yes. समझ में आया, हाँ, डायरेक्शन भी बताएंगे। अच्छा ये चीज क्या मैं जब एंगल 90 डिग्री हो दो वेक्टर के बीच में, तो क्या मैं डायरेक्ट पाइथागोरस से भी बता सकता हूँ क्या, Yes, sir. डायरेक्ट पाइथागोरस लगा सकता हूँ ना, ये Yes. 10 है, ये 10 है, तो ये होगा 10 रूट 2, पाइथागोरस लगा दो, 90 डिग्री है ना, समझ में आया क्या, हाँ Yes, ये sir. 10 है तो ये भी तो 10 है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनिस, समझ में आया क्या, हाँ Yes, sir. आगे सबको समझ में, हाँ अब Yes. डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए ये वाला एंगल मैंने तुम्हें बताया था, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो एंगल एकदम बीच में से जाता है, रिजल्टेंट एकदम बीच में से जाता है ना, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री वेस्ट और 45 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, समझ में आया, Yes, sir. तो डायरेक्शन के साथ अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, ये आंसर, डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, साउथ वेस्ट, समझ में आया क्या, Yes, ऑप्शन sir. में नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ये सब लिखा होता है, तो बच्चे नॉर्थ वेस्ट भी कर देते हैं जल्दबाजी में, कि नॉर्थ में जा रहा है फिर वेस्ट में चला गया, तो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, नहीं, वो तो उन दोनों की एडिशन वाले वेक्टर की डायरेक्शन होती है, अगर मैं ऐड करता दोनों वेक्टर को उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, तो मैंने तो माइनस किया है, समझ में आया, Yes, sir. हाँ अब देखो, वैसे हमने जो फॉर्मूले पढ़े उनसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, एडिशन वगैरह वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, फिर भी हम कुछ ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, या फिर यूँ समझ लो, शॉर्ट ट्रिक मत बोलो, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं फॉर्मूले को, जो हम कभी कभी जैसे हमें जब फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो बहुत सारी जगह कैलकुलेशन में टाइम बचाने के लिए हम थोड़ी बहुत चीजें अलग से अगर हम पढ़ लें तो फायदा मिलता है, ठीक है, जैसे वही मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसी का सब टॉपिक है वेक्टर एडिशन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर,
हमने अभी जैसे क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें देखो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, इक्वल था ना? हाँ, Yes, sir. इस वाले क्वेश्चन में भी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, समझ में आया क्या? बट यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन किया है, सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन, समझ में आया? इसमें हमने एडिशन किया था, दो इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड का एडिशन किया है, यहाँ पे ऐड किया ना, नेट फोर्स निकालना, एफ नेट निकालना मतलब एडिशन करना, समझ में आया? यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन किया है बट मैग्नीट्यूड तो इक्वल था। तो अगर ऐसा फिर से आपके सामने आए कि दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उसका मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो यूज करना, वो उससे एक ही बार में आंसर आएगा। समझ में आया क्या? जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और ये वेक्टर है बी वेक्टर, और इनका बीच का एंगल है थीटा। मुझे गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये मुझे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और मुझसे पूछा है इन दोनों का एडिशन। मुझसे क्या पूछा है, इन दोनों का एडिशन, एडिशन वेक्टर पूछा है मुझसे पूछा है सी वेक्टर इज सच दैट एडिशन है ए प्लस बी का। तो कैसे करेंगे देखो, मैंने क्या सोचा, मैं इन दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ए के इक्वल। क्या बोल देता हूँ मैं, ए के इक्वल। तो ये भी ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी, और इसका मैग्नीट्यूड भी ए है। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इनका रिजल्टेंट जो आएगा आर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये है ना? समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. तो Yes, ए sir. का मैग्नीट्यूड ए होता है, वो ए स्क्वायर ही आएगा, बी की जगह बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है। समझ में आया? तो बी की जगह भी ए लिख दूं, इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही है ना दोनों का। समझ में आया Yes, क्या? sir. प्लस 2 इंटू ए कोस थीटा। समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। तुम्हें ध्यान हो तो एक एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन भी था, याद है? सेम टू सेम ऐसा ही मैंने बताया था सॉल्यूशन उसका। मैंने होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन ऐसा भी था, उसमें एक गिवन था। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? उसका आंसर ऑप्शंस में हमने टिक भी किए थे, वही आंसर आएगा यहाँ पे। तो 2a स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। फिर अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा की जगह हमने लिखा था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये लिखा था, याद है क्या? Yes, sir. अरे क्वेश्चन करवाया है मैंने, हो Yes, सकता है sir. तुमने डाउट नहीं पूछा है तो पता नहीं, बट किसी बैच में तो डाउट पूछा था तो मैंने सोल्व करवाया था। ठीक है, सो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2a स्क्वायर इंटू 2, 4a स्क्वायर कोस थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2a कोस थीटा बाई 2, ये आंसर आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आया आंसर आया समझ में? अब जैसे ये, Yes, sir. या फिर हम इसकी जगह 2a की जगह 2b भी लिख सकते हैं, क्योंकि a और b तो इक्वल ही है ना, तो a लिखो या b लिखो एक ही बात है, और ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे थीटा का हाफ करना है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको भी डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, अगर आप 2a कोस थीटा बाई 2, तो a की वैल्यू कोई भी, दोनों का एक ही है, तो 2 इंटू 50 इंटू कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा कितना है 120, तो ये आएगा कोस 60, कोस 60 होता है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया 50, वही आंसर आया देखो। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया आंसर, डायरेक्ट इससे करेंगे तो। ठीक है, Yes. ये लिखो, फिर इस पे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। हाँ, और इनका रिजल्टेंट देखो,
ये तो आया, इसकी लेंथ तो आई 2a cos थीटा बाई 2। समझ में आया क्या? a और a का रिजल्टेंट आया 2a cos थीटा बाई 2। और डायरेक्शन, जब दोनों वेक्टर इक्वल है तो रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा। Yes, sir. तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? Theta by 2. थीटा बाई 2। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, इसका मास है 5 kg। मास कितना है? 5 kg। ठीक है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, 30 न्यूटन 30 न्यूटन 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री। हमसे पूछा फाइंड एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्लास 9th में अगर भूल भी गए हो तो नाम तो पता ही होगा। एक्सेलेरेशन कुछ चीज होती है क्लास में, ये एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हें सब कुछ आता होगा पुराना। ठीक है, मैं हमेशा शुरू से ही पढ़ाता हूँ, बट फिर नाम तो सुना ही होगा, है ना? Yes, sir. एक्सेलेरेशन क्लास 9th में। ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्सेलेरेशन, फाइंड एक्सेलेरेशन। देखो जब भी किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो एक्सेलेरेशन आता है, वो चलने लग जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। समझ में आया क्या? हाँ। Yes. तो एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो भी बता देता हूँ मैं। वो होता है नेट फोर्स अपॉन मास। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा एक्सेलेरेशन आएगा, इसलिए नेट फोर्स अपॉन मास। समझ में आया? तो बताओ कितना एक्सेलेरेशन आएगा? 6√3. 6√3। चेक करते हैं। देखो नेट फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है, देखो इक्वल मैग्नीट्यूड है तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएं या छोटा एक और बताया मैंने वो लगा दें। तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स 2f cos थीटा बाई 2। ऐसे लिख दूं? ऐसे लिख दूं? Yes. अरे ऐसा तो बोलो। तो 2f, क्योंकि f1 f2 इक्वल टू f है यहाँ पर, हियर f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f। मैग्नीट्यूड तो सेम है ना दोनों का। समझ में आया क्या? तो Yes. कितना है? 30 इंटू कोस 60 बाई 2, मतलब कोस 30। ये एंगल 60 तो यहाँ आएगा 30। तो 2 इंटू 30 60 इंटू √3 बाई 2, तो कितना आएगा? 30√3 न्यूटन। कितना आएगा? 30. हाँ। 30√3. तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? नेट फोर्स कितना है? 30√3 अपॉन मास कितना है? 5, तो आएगा 6√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट वगैरह कैसे आती है एक्सेलेरेशन की, इसका बाद में देखेंगे, अभी लिख लो बस। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब हम देखेंगे वेक्टर। हमने क्या देखा था अभी? वेक्टर एडिशन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर। अब देखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर, है ना? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन तो अलग अलग होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। समझ में आया क्या? उनका अब सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। समझ में आया? तो एडिशन और, रुको मैग्नीट्यूड इक्वल बनाना है मुझे। ये बी वेक्टर है,
इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, समझ में आया? Yes, sir. तो मुझे बताना है फाइंड a माइनस बी, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको मैं a प्लस ऑफ ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस बी ऐसे लिख सकता हूँ ना, Yes, sir. Yes, sir. सब्ट्रैक्शन निकालना है। आपको ये तो नहीं सोचेगा सर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे तो नहीं सोच रहे हो ना? No, हाँ, sir. अरे मैग्नीट्यूड इक्वल होने से कैंसिल नहीं होता है, डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए। ये बी वेक्टर अगर इधर होता तो जरूर कैंसिल हो जाता, समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, Yes. तो डायरेक्शन वगैरह सब देखना पड़ता है। तो a प्लस माइनस बी निकालना है, तो a वेक्टर तो ऐसे, अब मैं इसके हिसाब से डायग्राम बनाता हूँ, इसके हिसाब से मुझे a में माइनस बी ऐड करना है, तो a वेक्टर तो ऐसे है, और b वेक्टर इधर था तो माइनस बी वेक्टर इधर होगा ना, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो मान लेते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड a के इक्वल है, ये भी a, ये भी a, ये b वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? माइनस बी Minus. वेक्टर। बट मैग्नीट्यूड तो हमेशा प्लस ही होता है, मैग्नीट्यूड तो लेंथ होती है उस वेक्टर की, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. डायरेक्शन भी बता सकते हैं, ये जो टोटल एंगल होगा, जैसे मान लो ये एंगल है थीटा, मान लो ये 60 है, तो ये हुआ 120, तो 120 का हाफ कितना होगा? 60, वहां पर आएगा, ऐसे बता सकते हैं हम डायरेक्शन, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, है ना? sir. इस केस में तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ? 180 माइनस थीटा, समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा r, वो कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो कोस, देखो यहाँ तक तो सब सेम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो कोस में क्या लिखूं, थीटा या 180 माइनस थीटा? 180 minus 180 minus minus theta. theta. अब a और b की जगह क्या लिख दूं? a लिख दूं, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है ना दोनों का, तो चाहो तो a लिख दो या b लिख दो, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी कोस 180 माइनस थीटा कितना होगा? माइनस कोस थीटा, ये क्या बन जाएगा? माइनस कोस थीटा, समझ में आया क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है ना? हाँ, Yes. तो 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर, तो 1 क्या बचेगा? प्लस कोस थीटा या माइनस कोस थीटा? minus minus. समझ में आया? यहाँ तक लिखो, इसके आगे नेक्स्ट पेज में सोल्व करता हूँ। अब यहीं से मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। तो r इज इक्वल टू क्या आया था? अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो, जब भी ये 1 कोस थीटा के साथ 1 हो तो हमें कोस थीटा के दो फॉर्मूले याद हैं, एक तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो कौन सा यूज करें यहाँ पर? Second one. Second वाला. सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले यूज करने से ये माइनस, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया? Yes, sir. ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 1 हट जाए वहां से, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2a स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस, इसका नेगेटिव करूंगा मैं, यहाँ पे माइनस के साथ रखूंगा, तो ये -1 हो जाएगा और वो प्लस हो जाएगा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। वैसे भी हम ये तो कभी खत्म होगा नहीं, हमेशा हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना ही होगा फिजिक्स में, तो प्रैक्टिस तो होती रहेगी बाद में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो फर्स्ट हम देखेंगे इन प्लेन, मतलब 2D रिजोल्यूशन, 2 डायमेंशन में इसको रिजोल्व करके देखेंगे वेक्टर। जैसे मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो एक वेक्टर है जो इन xy प्लेन में है। ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, ये वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, कोई सा भी वेक्टर हो सकता है। ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इस x और y प्लेन के अंदर है। समझ में आया क्या? तो जैसे मान लो ये वेक्टर है मेरे पास, मैंने इसको नाम दिया a वेक्टर। समझ में आया क्या? ठीक है, और इसका एंगल मुझे पता है x एक्सिस के साथ थीटा है। कितना है? थीटा। अब ध्यान से देखो तो ये x के अंदर भी इसका कोई कंपोनेंट है और y के अंदर भी कोई कंपोनेंट है कि नहीं है? जैसे मान लो कोई वेक्टर कंप्लीटली इन x एक्सिस है या ईस्ट में है, तो वो ऐसा होगा। इसका नॉर्थ में कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब y में कोई कंपोनेंट नहीं। अगर कोई वेक्टर कंप्लीटली इन y एक्सिस है तो वैसा होगा। इसका x में कोई कंपोनेंट नहीं है, बट अगर कोई वेक्टर ऐसे है दोनों के बीच में, तो इसका x में भी कंपोनेंट है और y में भी कंपोनेंट है। समझ में आया क्या? तो वो कंपोनेंट निकालने की प्रोसेस को ही रिजोल्यूशन बोलते हैं, कि कितना इसका कंपोनेंट है x में और कितना है y में। उस कंपोनेंट निकालने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन, रिजोल्व करना वेक्टर को इनटू इट्स कंपोनेंट्स। समझ में आया? ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अब कैसे करेंगे, इसका कंपोनेंट कैसे लेंगे? देखो x में अगर आपको कंपोनेंट निकालना है तो इससे x पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये एंगल 90 डिग्री। समझ में आया? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने यहां से एक टॉर्च बल्ब, टॉर्च होती है ना जिससे लाइट रे निकलती स्ट्रेट, वो ग्लो की, तो उस टॉर्च का ब्राइटनेस यहाँ हर जगह होगा, इस हर जगह, बट इतनी जगह डार्क होगा पूरा, ये पूरा डार्क होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये बीच में आ गया है। मान लो ऊपर से ऐसे लाइट रेज आ रही है, यहाँ से ऐसे लाइट रेज आ रही है ऐसे। समझ में आया क्या? तो कितनी जगह पर डार्कनेस होगी? ये इतनी जगह पर। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। या फिर मान लो बारिश हो रही है, तो कितनी जगह पर सूखा होगा, ड्राई? ये। समझ में आया? यस सर। तो जिस लेंथ पर सूखा होगा या जिस लेंथ पर डार्क होगा, वो लेंथ इसके कंपोनेंट है उतनी। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो आ जाएगी। समझ में आया क्या? प्रोजेक्शन भी बोलते हैं इसको। प्रोजेक्शन ले लो, एक्स एक्सिस के लो। तो कैसे लेते हैं प्रोजेक्शन? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। समझ में आया? वैसे y, तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे हम ax। समझ में आया? वैसे y एक्सिस में इधर से अगर बारिश आ रही है ऐसे या फिर लाइट आ रही है, तो कितने पार्ट में डार्कनेस होगी? इतने। बाकी यहाँ हर जगह, तो यहाँ तो हर जगह लाइट होगी।
यहाँ पे डार्कनेस होगी, समझ में आया क्या? Yes. हाँ, तो वो उसका कंपोनेंट है वाई में, तो ये वाई के कंपोनेंट को बोलेंगे ए वाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स इज कंपोनेंट ऑफ एक्स, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x axis and ay is component of a vector along y axis। जैसे मान लो फोर्स वेक्टर होता तो x के अलोंग बोलते एफ एक्स, y के अलोंग बोलते एफ वाई। अगर 3 डायमेंशनल होता तो z के अलोंग भी आता एफ जेड। मान लो a वेक्टर 3 डायमेंशनल होता तो z एक्सिस में भी इसका कंपोनेंट आता ए जेड, वो बाद में देखेंगे। समझ में आया क्या? Yes. Yes. अब देखो, तो मैं इस वेक्टर को, ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस में, कुछ पार्ट वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है आई कैप और वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताता है जे कैप। बताता है कि नहीं बताता है? Yes. तो इस वेक्टर को मैं इसके कंपोनेंट्स में कैसे लिखूंगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. Yes. या फिर इससे भी और अच्छे से समझो इसको। अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, है ना? ये भी ए वाई होगा ना? Yes, sir. अरे दोनों लाइन सेम है ना, ये दोनों Yes, sir. परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, अगर ये ए एक्स वेक्टर है और ये ए वाई वेक्टर है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ए एक्स वेक्टर और यहाँ से यहाँ तक ए वाई वेक्टर, तो ये ट्राइंगल की दो साइड्स बन गई। बनी कि नहीं बनी? यहाँ से यहाँ तक ए एक्स वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक ए वाई वेक्टर, तो ए इनका रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर। समझ में आया क्या? हाँ, Yes. तो ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर। ए वेक्टर इज सम ऑफ ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। समझ में आया क्या? या फिर ऐसे भी देखो, ट्राइंगल रूल से भी समझ में आया। अब पैरेललोग्राम रूल से देखो। पैरेललोग्राम रूल में जैसे मान लो ये ए एक्स वेक्टर है और ये ए वाई वेक्टर है, ये एक्स वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर, तो इनसे जो मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा, ये उसका डायगोनल है ए वेक्टर, है कि नहीं है? Yes. तो ये जो डायगोनल वाला वेक्टर होता है वो इन दोनों वेक्टर से मिलकर जो पैरेललोग्राम बना है उसका रिजल्टेंट होता है। तो ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर इज द सम ऑफ ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, दिस प्लस दिस इज दिस। समझ में आया क्या? तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। आया समझ में? Yes, sir. अब एक्स वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ये वाला। इसका मैग्नीट्यूड है एक्स, इसकी लेंथ है एक्स और डायरेक्शन है आई कैप। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसके आगे क्या लिखूंगा मैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई वेक्टर क्या है? A Y J cap. हाँ, ए वाई वेक्टर देखो, ये है, ये ए वाई वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है ए वाई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, डायरेक्शन है वाई की तरफ जे कैप। समझ में आया क्या? ए वाई जे कैप। तो ऐसे रिजोल्व कर दिया, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। मैंने इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया और लिख दिया यहाँ पे। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. Yes. क्योंकि ये जेड एक्सिस में नहीं है इसलिए इसका जेड कंपोनेंट 0 है यहाँ पे। अगर जेड में भी होता तो ए जेड के कैप भी आ जाता। समझ में आया क्या? Yes, sir. अभी रुको, अभी पूरा नहीं हुआ। अब मान लो अगर हमें ए की वैल्यू पता है और थीटा पता है, तो हम ए एक्स और ए वाई निकाल सकते हैं। देखो, इसमें दो केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट, ऐसे लिखो, केस फर्स्ट, इफ एक्स ए वाई अगर हमें पता है, इफ एक्स एंड ए वाई आर गिवन, अगर हमें कंपोनेंट्स पता है और हमें वेक्टर बताना है,
समझ में आया क्या? तो ax और ay की हेल्प से क्या हम a बता सकते हैं? देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? हाँ, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो a कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, sir. मतलब अगर हमें Yes. ये वाला ऐसे वेक्टर कोई गिवन है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। समझ में आया? और अब थीटा भी निकालना है, ये एंगल भी निकालना है। रुको एक साथ लिखना, ये एंगल निकालना है हमें। ए वाई और एक्स गिवन है, तो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किससे निकलता है? टेन थीटा से। तो एंगल कैसे निकालेंगे? उस ट्राइंगल में देखो टेन थीटा होगा, ए वाई अपॉन ए एक्स होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थीटा क्या हो जाएगा? ए वाई एक्स की वैल्यू पुट कर दो, टेन को इधर भेज दो, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स। समझ में आया? Yes. मतलब कंपोनेंट ऑफ वाई अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये लिखो, क्वेश्चंस भी करेंगे अभी। तो केस फर्स्ट वाला क्वेश्चन है या केस टू वाला क्वेश्चन है? क्या गिवन है इसमें? Case एक्स और ए one. वाई गिवन है, एक्स और ए वाई गिवन है ना? तो अगर एक्स और ए वाई गिवन है तो ये फॉर्मूला होता है, और डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। समझ में आया क्या? हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहाँ पे वी एक्स कितना है? 60, वी वाई कितना है? 80। समझ में आया क्या? वेलोसिटी है ना, एक्स में कितनी है? 60, वाई में कितनी है? 80। तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का अंडर रूट ही आएगा 100 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड तो आ गया 100 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, ठीक है। अब डायरेक्शन थीटा, तो थीटा होगा वी वाई अपॉन वी एक्स, टेन इनवर्स ऑफ, या फिर ऐसे लिखो, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है? 80 अपॉन वी एक्स कितना है? 60, मतलब 4/3। तो थीटा कितना आया? 53 डिग्री। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब ये एंगल किसके साथ आया? एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ? एक्स के साथ आया या वाई के साथ आया? X. एक्स के साथ आया ना। ये जो वेलोसिटी थी ये ऐसे थी, ये ऐसे थी वेलोसिटी। ठीक है, ये वी वाई, ये वी वाई, ये वी एक्स। हमने ये एंगल निकाला वी वाई अपॉन वी एक्स। समझ में आया? वी वाई कितना था? 80, और ये कितना था? 60। ये वेलोसिटी ऐसे, तो ये एंगल आया ना 53 डिग्री, 80/60। समझ में आया? 4/3 कितना होता है? 53 डिग्री टेन थीटा में, तो थीटा आया 53 डिग्री। आया समझ में? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो अब डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? ये होती है ईस्ट, ये होती है नॉर्थ, तो क्या लिखेंगे? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आया क्या?
Yes, sir. या फिर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं। आया समझ में? तो फाइनल आंसर क्या होगा? 100 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक और क्वेश्चन लिखो। ए वेक्टर makes an angle of 60 degree with x axis। x axis के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। if its horizontal component is 200 Newton, find its vertical component। समझ में आया क्या? and magnitude of vector and magnitude of vector। देखो इधर, देखो इसमें क्या गिवन है? एक तो वेक्टर है 60 डिग्री बना रहा है विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल है ना? तो एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, और हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिवन है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये 200 है। ए एक्स कितना है? 200। तो हमसे क्या क्या पूछा है? मान लो ये ए है, तो हमसे ए वाई पूछा है और ए पूछा है, ये पूछा है। हमसे क्या पूछा है? फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ए वाई एंड मैग्नीट्यूड मतलब ए। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये ए वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल के साथ वाला को मल्टीप्लाई कर दो कोस थीटा से और इसको कर दो साइन थीटा से। समझ में आया क्या? हाँ, तो ए एक्स इक्वल टू क्या होगा? ए कोस थीटा। तो ए एक्स कितना है? 200। ए कोस थीटा कितना है? कोस कितना है? 60। कोस 60 कितना होता है? 1/2। तो 1/2 उधर जाएगा तो ए बन जाएगा 400। समझ में आया क्या? ए क्या बन जाएगा? 400। ठीक है, और क्या पूछा है? ए वाई पूछा है। तो ए वाई कितना है? ए साइन थीटा। अब हमने ए निकाल लिया ना। ए कितना है? 400। साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो ए वाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 400 इंटू √3/2। साइन 60 कितना होता है? 400 इंटू √3/2 मतलब 200√3। समझ में आया? Sir. आगे सोच में। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिवीजन करके आना और जो होमवर्क दिया है वो कर लेना। ठीक है, Yes, sir. ओके चलो।